प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सभी का आज इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। बच्चों, इस क्लास से पहले मैं आपको बहुत बारी पाठ को समझा चुकी हूँ। बहुत अच्छे से आपने ल्हासा की ओर, जिसके लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन, यात्रा वृतांत, आपको मैं समझा चुकी हूँ। सभी छात्रों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, आज मैं इस यात्रा वृतांत के आपको प्रश्न समझाऊंगी। सभी छात्राएं ध्यानपूर्वक इन प्रश्नों को समझें और समझकर लिखें और याद करें। बच्चों, पाठ 2 ल्हासा की ओर एक यात्रा वृतांत है। इसमें लेखक कौन बच्चों? राहुल सांकृत्यायन ने तिब्बत की राजधानी ल्हासा को अपनी यात्रा का इस पाठ में बहुत ही मनोहारी चित्र प्रस्तुत किया है। इस यात्रा वृतांत में लेखक ने अपनी जो वहाँ के लोगों की, ल्हासा बच्चों तिब्बत की राजधानी है। जैसे भारत की राजधानी दिल्ली है, तो ऐसे ही बच्चों तिब्बत की राजधानी क्या है? ल्हासा। तो बच्चों, राहुल सांकृत्यायन जो है घुमक्कड़ प्रवृत्ति के व्यक्ति थे और इसीलिए उन्हें बहुत जगह की यात्राएं करना, वहाँ के अज्ञात स्थलों के बारे में जानकारी प्राप्त करना, भाषा, संस्कृति आदि का ज्ञान प्राप्त करके अपने उसमें रचनाओं में लिखना इनकी खूबी रही है। और यहाँ भी जो इन्होंने यात्रा वृतांत लिखा है ल्हासा की ओर, तिब्बत की राजधानी, तो इस पाठ में बच्चों लेखक ने बहुत ही मनोरंजन ढंग से वहाँ की संस्कृति, वहाँ के धार्मिक स्थल, वहाँ की भाषा और वहाँ की संस्कृति का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। और वहाँ की बच्चों एक ख़ास बात और है कि वहाँ की जो भौगोलिक दशा है उसका भी लेखक ने बहुत सुंदर ढंग से वर्णन किया है। और वहाँ के लोगों का जो जनजीवन है उनकी भी सुंदर झांकी इस पाठ में प्रस्तुत की है। आइए बच्चों, अब इन प्रश्नों को हम समझते हैं। सबसे पहले बच्चों मैं आपको पहला प्रश्न समझाती हूँ कि इस यात्रा वृतांत में बच्चों लेखक ने पहले प्रश्न में थोडल्ला एक स्थान है बच्चों, वहाँ पर उसके पहले जब लेखक गया तो वहाँ पर लेखक ने पहनावा जो है सुंदर नहीं पहना हुआ था, भिखमंगे का वेश था। और ऐसा वेश होने पर भी लेखक को ठहरने के लिए बहुत अच्छा स्थान मिला। जबकि लेखक जब दूसरी बार जो है वहाँ पर घूमने गया तो वहाँ पर लेखक ने बहुत ही सज्जन वेश पहना हुआ था, भद्र वेश, फिर भी उन्हें रुकने के लिए उचित स्थान नहीं दिलवा सके। क्यों? क्या कारण है इसके पीछे बच्चों? आइए बच्चों मैं समझाती हूँ आपको। लेखक को किस जगह ठहरने का स्थान मिलेगा यह उसकी स्थिति और मनोवृत्ति पर निर्भर करता है। हम कहीं भी जाते हैं तो बच्चों जहाँ हमें रुकना होता है तो वहाँ पर सबसे पहले हम अपनी स्थिति देखते हैं और दूसरा हमारे मन की वृत्ति जो है और वहाँ के लोगों की वृत्ति के ऊपर भी निर्भर करता है। अगर कहीं हम जाते हैं, कोई हमसे परिचित है या कोई हमें जानता है तो हमें रुकने के लिए बहुत अच्छा स्थान मिल सकता है। लेकिन अगर हम किसी को नहीं जानते तो हमें रुकने के लिए बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसे ही लेखक के साथ हुआ। थोडल्ला के पहले के गांव में लेखक का दोस्त जो था सुमति के जान पहचान के लोग रहते थे। लेखक का दोस्त कौन है बच्चों? सुमति। और उसकी जान पहचान वाले लोग रहते थे, तो इसलिए लेखक को ठहरने के लिए अच्छा स्थान मिला। दूसरी बार लेखक जो है और लेखक की जो पहनावा था वो वेशभूषा भी भिखमंगे जैसी थी, उसके बावजूद भी लेखक को ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। बच्चों 5 साल बाद लेखक उसी रास्ते से लौटे, तब वे भद्र वेश में घोड़े पर सवार थे। किस पर सवार थे? घोड़े पर सवार थे और सज्जन पोशाक पहनी हुई थी, भद्र वेश था। इसके बावजूद भी लेखक को एक झोंपड़ी में रुकना पड़ा, एक गरीब के घर, वो भी किसी गरीब के घर।
बच्चों क्या कारण रहा कि वहाँ लोग जो हैं बच्चों, क्योंकि पहले में तो सुमति जो उसका दोस्त था, उसकी जान पहचान वाले लोग थे, इसलिए उन्हें रुकने के लिए अच्छी जगह मिल गई और वेशभूषा भी भिखमंगे जैसी थी। लेकिन दूसरी बार जब लेखक 5 साल के बाद वहाँ से लौटे तो उनके कपड़े भी बहुत सुंदर थे, सज्जन व्यक्ति वाली पोशाक थी, घोड़े पर सवार थे। इसके बावजूद भी उन्हें एक गरीब के घर झोंपड़ी में रुकना पड़ा, क्योंकि वहाँ के लोग बच्चों शाम के वक्त जो है नशा कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर हम देखा होगा आप लोगों ने कि लोग भांग धतूरा आदि पी लेते हैं और होश हवास खो बैठते हैं, इसलिए लेखक को ऊंचे स्थान ठहरने के लिए नहीं मिला। अब बच्चों मैं दूसरा प्रश्न आपको समझा रही हूँ। उस समय कौन सा, जब लेखक तिब्बत में घूमने गया था, वहाँ पर बच्चों हथियार का कानून न होने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता है। बच्चों हथियार का कानून न होने पर आपको पता है कि वहाँ लोगों में डर और खौफ तो होगा ही नहीं, क्योंकि वहाँ कानून नहीं है। तो अगर अपराध को सज़ा हो तो लोग अपराध करना छोड़ देंगे, लेकिन अपराध को जहाँ सज़ा नहीं होती तो वहाँ पर अपराध बढ़ते हैं। तो वहाँ पर जो है हथियार का कोई कानून नहीं है, तो इसलिए वहाँ पर लोग जो है अपने हाथों में जो है पिस्तौल बंदूक आदि लिए हर समय घूमते रहते हैं। आइए बच्चों उत्तर समझाते हैं इस प्रश्न का। तिब्बत में हथियार रखने का कोई कानून नहीं था जब लेखक गया वहाँ पर घूमने के लिए। आज का वर्णन नहीं, लेखक जब तिब्बत घूमने गया था, वहाँ के लोग हर समय पिस्तौल बंदूक लाठी लिए जगह जगह घूमते फिरते थे। इससे लोगों को अपनी जान का हर समय भय बना रहता था, क्योंकि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो है डकैत है तो किसी न किसी समय किसी की जान भी ले सकता है। इस डर से लोग जो है, क्योंकि वो लाठी और पिस्तौल लिए घूमते थे तो अपनी जान का भय सभी को बना रहता है। तो डाकुओं का आतंक हर समय बना रहता था, क्योंकि डाकुओं का आतंक क्या था बच्चों कि डकैत पहले आदमी को मारते थे। क्या करते थे? डकैत आदमी को मारते थे, उसके बाद ही उसका धन लूट लेते थे। इस डर के कारण यात्रियों को हर समय डाकुओं से भय बना रहता था। आइए बच्चों तीसरा प्रश्न समझते हैं। लंकोर के मार्ग में लेखक अपने साथियों से किस कारण बिछड़ गया था। अब समझते हैं कि लंकोर के मार्ग में लेखक जो है अपने साथियों से कैसे बिछुड़ गया। उत्तर समझा रही हूँ बच्चे, सभी ध्यानपूर्वक समझें। लेखक लंकोर से घोड़े पर बैठकर उतराई कर रहा था। लेखक का घोड़ा धीरे धीरे चलने लगा। लेखक समझा कि चढ़ाई के कारण घोड़ा थक गया है, घोड़ा थकावट से ऐसा कर रहा है। लेखक उसे डांटना मारना भी नहीं चाहता था। इसी प्रकार लेखक अपने दोस्तों से पिछड़ गया। यह जान ही नहीं पड़ रहा था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। जब लेखक जोर देने लगता घोड़े पर तो घोड़ा बच्चों और सुस्त पड़ जाता, जिस कारण लेखक ने अपने साथियों से पिछड़ गया था। लेखक इसी कारण अपने साथियों से पिछड़ गया था। अब बच्चों प्रश्न संख्या नंबर 4 समझाती हूँ। लेखक ने शिखर विहार में सुमति को उसके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया। बच्चों शिखर विहार के आसपास के गांव में सुमति के यजमानों की संख्या बहुत अधिक थी, क्योंकि सुमति क्या करता था बच्चों, गंडे ताबीज़ देता था। जैसे कुछ लोगों को आपने देखा होगा गंडे ताबीज़ बहुत पसंद करते हैं, तो ऐसे ही वहाँ के लोग भी बच्चों गंडे ताबीज़ पसंद करते हैं। तो गंडे ताबीज़ देने के लिए अपने सभी यजमानों के पास जाना चाहता था कौन? सुमति। इस काम को करने में 1 सप्ताह लग सकता था। अतः लेखक ने सुमति को उसके यजमानों के पास जाने से रोक दिया। उसने लहासा पहुंचकर धन देने का भी लालच दिया। किसको? सुमति को। परंतु दूसरी बार लेखक ने सुमति को यजमानों के पास जाने से नहीं रोका। क्यों नहीं रोका? क्योंकि उस समय लेखक को हस्तलिखित पोथियों को पढ़ने में डूब गया। कौन? उस समय लेखक हस्तलिखित पोथियों को पढ़ने में डूब गया, क्योंकि अब जो है वहाँ पर जो पोथियाँ हैं उनको पढ़ने के लिए लेखक वहाँ पर रुक गया, और पोथी पढ़ने के लिए लेखक को एकांत वातावरण की आवश्यकता थी। तो बच्चों जैसे हम पढ़ते हैं तो हमें जो है एकांत का वातावरण चाहिए होता है,
तो ऐसे ही लेखक को एकांत चाहिए था। तो जो बच्चों हस्तलिखित पोथियाँ हैं वहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ 103 पोथियाँ रखी हुई हैं। उसमें बच्चों जो बौद्ध मंदिर है उसमें बुद्ध के वचनों का अनुवाद है, उसे हम कंजूर कहते हैं। वहाँ के लोग उसे कंजूर कहते हैं। और बच्चों इन एक एक पोथी का वज़न कम से कम 15 सेर है। मतलब 15 किलो के आसपास लगा दो। सेर जो होता है, पहले देसी भाषा में सेर बोला जाता था, आजकल हम बोलते हैं किलो। तो इसलिए उसने यजमानों के पास उसको सुमति को जाने दिया। अब बच्चों मैं आपको प्रश्न संख्या 5 समझा रही हूँ। अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जैसे बच्चों हम भी कहीं जाते हैं तो हमें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे ही बच्चों लेखक को भी बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। यात्रा के दौरान लेखक को निम्नलिखित कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पहले, लौटते समय उसे ठहरने के लिए अच्छा स्थान नहीं मिला, उसे एक गरीब व्यक्ति की झोंपड़ी में ठहरना पड़ा। दूसरी बात है, लेखक को कई बार डाकुओं के सामने भीख मांगने का भी नाटक करना पड़ा जिससे उसकी जान बच जाए। क्योंकि डाकुओं के सामने उसको भीख मांगने का नाटक किस लिए करना पड़ा? अपनी जान बचाने के लिए। अब अगला पॉइंट बता रही हूँ। लेखक का घोड़ा उतराई के समय बहुत धीरे धीरे चल रहा था और इससे लेखक अपने साथियों से पिछड़ गया था। अगला है पॉइंट, लेखक को सामान ढोने के लिए कोई भरिया भी नहीं मिला। उसका सामान उठाने के लिए उसे कोई भी कुली टाइप नहीं मिला। लेखक को तिब्बत में बच्चों बहुत कड़ी धूप होती है। लेखक को तिब्बत की कड़ी धूप का सामना भी करना पड़ा। अब बच्चों मैं आपको प्रश्न संख्या 6 समझा रही हूँ। प्रस्तुत यात्रा वृतांत के आधार पर बताइए कि उस समय तिब्बत का समाज कैसा था। अब आपको समझाती हूँ बेटा कि तिब्बत का समाज किस तरह का था। लेखक के यात्रा वृतांत के समय तिब्बत की सामाजिक व्यवस्था में जाति पाति छुआछूत का कोई भी स्थान नहीं था। वहाँ पर बच्चों जैसे हमारे देश में जात पात छुआछूत आदि है, तिब्बत में ऐसा कोई भी समाज में सामाजिक व्यवस्था इस तरह की नहीं है। वहाँ ना कोई छोटा बड़ा है, ना कोई जात पात है और ना ही छुआछूत है। वहाँ की स्त्रियां बच्चों बिल्कुल पर्दा नहीं करती। जैसे आपने देखा होगा हमारे देश में जो है स्त्रियां पर्दा करती हैं। तो वह अतिथि के लिए बहुत आदर सत्कार भी करती हैं, अतिथि के लिए चाय पका कर भी देती हैं। अपने घर में सिर्फ जो निम्न श्रेणी के भिखमंगे हैं उनको नहीं घुसने देती। कौन से? जो निम्न छोटी श्रेणी के भिखमंगे हैं, क्योंकि चोरी के डर से भीख मांगने वाले घर के अंदर घुसकर चोरी ना कर लें। क्यों नहीं घुसने देती थी बच्चों उन्हें? क्योंकि भिखमंगे जो है घर के अंदर घुसकर चोरी कर लेते थे, इसलिए वो अपने घर के अंदर नहीं घुसने देती थी। वहाँ के लोग धार्मिक प्रवृत्ति के इस इंसान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखते थे। तो बच्चों वो धर्म के प्रति बहुत ज़्यादा अनुयायी थे, अपने धर्म में आस्था रखते थे। कौन सा धर्म बच्चों? बौद्ध धर्म। और जो धार्मिक प्रवृत्ति का इंसान होता था उसके लिए वो अपने मन में एक सच्ची श्रद्धा रखते थे। वहाँ के लोग बच्चों गंडे ताबीज़ आदि में बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे। समझ गए ये प्रश्न भी? अगला प्रश्न समझा रही हूँ बच्चों मैं। प्रश्न संख्या 7, मैं अब पुस्तकों के भीतर था, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा वाक्य का अर्थ बतलाता है। बच्चों 4 विकल्प दिए गए हैं। लेखक पुस्तक पढ़ने में रम गया, लेखक पुस्तकों की शेल्फ के भीतर चला गया, लेखक के चारों ओर पुस्तकें थी, पुस्तक में लेखक का परिचय व चित्र छपा था। तो इसमें इस वाक्य का अर्थ देखिए, समझिए। मैं अब पुस्तकों के भीतर था। उत्तर क्या है बच्चों? लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया। लेखक पुस्तक पढ़ने में रम गया। जो पुस्तकें थी कौन सी? हस्तलिखित 103 पोथियाँ जिसमें बुद्ध के वचनों का अनुवाद है। अब बच्चों मैं आपको 8वां प्रश्न समझा रही हूँ कि यात्रा वृत्तांत के आधार पर तिब्बत की भौगोलिक दशा, कहाँ की? तिब्बत की भौगोलिक दशा का शब्द चित्र प्रस्तुत करें। तिब्बत जो है बच्चों भारत के उत्तर में स्थित है। तिब्बत
तिब्बत में डांडे सबसे खतरनाक जगह है। कौन सी सबसे खतरनाक जगह है बच्चों? डांडे। यह 16-17 हज़ार फुट की ऊंचाई पर है। कितनी ऊंचाई है बच्चों? 16-17 हज़ार फुट की ऊंचाई पर है। इसके दोनों तरफ मीलों तक कोई भी गांव नहीं है बच्चों। यहाँ नदियों के मोड़ तथा पहाड़ों के कोने के कारण, कोने हैं, बहुत सारे कोने, ठीक है, पहाड़ होते हैं, आपने देखा होगा बच्चों, पहाड़ों में बहुत सारे कोने होते हैं, तो कोनों के कारण दूर दूर तक कोई आदमी दिखाई ही नहीं देते। यहाँ हिमालय के हज़ारों श्वेत शिखर हैं। कितने शिखर हैं बच्चों? हिमालय के हज़ारों। यहाँ हिमालय के हज़ारों श्वेत शिखर हैं। भीटे, भीटे भी एक स्थान है बच्चों। डांडे वहाँ पर देवता का स्थान है। और भीटे के जो पहाड़ हैं बच्चों, वो बिल्कुल नंगे हैं, बहुत ज़्यादा, बिल्कुल उन पर ना तो बर्फ़ है बच्चों। नंगे कैसे हैं कि ना तो वो बर्फ़ से ढके हुए आच्छादित हैं और ना ही वो हरियाली से, पेड़ पौधों से आच्छादित है। ना वहाँ पेड़ पौधे हैं और ना वहाँ पर बर्फ़ है। भीटे के पहाड़ जो हैं वो बिल्कुल ही नंगे हैं। उत्तर की दिशा, उत्तर दिशा की ओर बहुत कम बर्फीली चोटियाँ हैं। जो उत्तर दिशा की तरफ पहाड़ हैं, वहाँ पर जो चोटियाँ हैं पहाड़ की, वो बहुत ही कम बर्फीली हैं। यहाँ विशाल मैदान है। यहाँ कैसा है बच्चों? विशाल मैदान है, जो कि पहाड़ों से घिरे टापू जैसे मालूम होते हैं। तो वहाँ पर जो पहाड़ों से घिरे टापू जैसे मालूम होते हैं, विशाल मैदान है जहाँ पर। तिब्बत की अधिकतर ज़मीन जो है छोटे छोटे जागीरदारों में बटी हुई है। तो यहाँ पर, जैसे यहाँ पर हमारे अपने देश में जो है ज़मीन के छोटे छोटे हिस्से नहीं हैं, बहुत बड़े बड़े हैं। हमारे यहाँ पर जो है जागीरदारों में ज़मीन नहीं बटी हुई है। अपनी जो किसान समाज है, जिसकी अपना खेत है, खलिहान है, वो उसी के पास है। कोई यहाँ पर जो है जागीरदारों में नहीं बटी हुई। हमारे देश जो है बच्चों, हमारा देश में ज़्यादा पहाड़ी क्षेत्र नहीं है। हमारे देश में जो है कौन से पहाड़ी क्षेत्र हैं? जैसे शिमला है और जैसे हिमाचल है, कुछ पहाड़ी क्षेत्र हैं, लेह लद्दाख है और कश्मीर भी घाटी है और बहुत जगह हैं जो पहाड़ हैं हमारे। लेकिन हमारा भारत जो है बच्चों, अधिकांश मैदानी भूमि है हमारे यहाँ पर, और इधर की तरफ ही पहाड़ हैं हिमालय के जो है। हमारा अधिकांश जो है वो स्थान जो है, भूमि जो है हमारी मैदानी है। तो बच्चों, आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे इस पाठ के लहासा की ओर। फिर बच्चों, फिर दोबारा से फिर समझा रही हूँ बच्चों। लहासा जो है बच्चों, तिब्बत की राजधानी है। जैसे भारत की राजधानी दिल्ली है, ऐसे ही तिब्बत की राजधानी लहासा है। प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। सभी बच्चों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद।